इस विशेष कार्यक्रम जिसे आप इस वक्त देख रहे हैं बीपी गंगा पर हेल्थ कॉन्क्लेव में आप सभी का बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है, अभिनंदन है। और हमारे बीच में जो खास मेहमान इस वक्त इस पैनल पर मौजूद हैं, ये उत्तर प्रदेश से के वो सुविख्यात डॉक्टर्स हैं जिनके सम्मान के लिए, जिनसे संवाद करने के लिए ये विशेष मंच सजा है। हमारे बीच में डॉक्टर शिवशंकर शाही साहब हैं। आप लेप्रोस्कोपिक सर्जन और यूरोलॉजिस्ट हैं, शाही ग्लोबल हॉस्पिटल गोरखपुर। उनके निकट में बैठे हैं डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव जी, आप आई स्पेशलिस्ट हैं, श्री राम जानकी नेत्रालय गोरखपुर। डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी हैं, आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, स्माइल मैटरनिटी एंड चाइल्ड केयर सेंटर। और हमारे मंच के बिल्कुल बाईं ओर बैठी हैं डॉक्टर जयदीप मल्होत्रा, आप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ART रेनबो IVF आगरा से। हमारे इन सभी मंचासीन डॉक्टर्स अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत और एक बार ज़ोरदार तालियां मैं चाहूँगा कि आप इनके लिए बजाएं। और बिना वक्त गवाए परिचय के बाद मैं मेरे सबसे निकट बैठे हैं डॉक्टर शिवशंकर शाही साहब। उनका एक छोटा सा परिचय मैं कराना चाहूँगा। आप सचिव हैं एसोसिएशन ऑफ सर्जन ऑफ इंडिया गोरखपुर, अध्यक्ष हैं आप उत्तर प्रदेश नर्सिंग होम एसोसिएशन गोरखपुर, आप अध्यक्ष हैं सक्षम नाम के एक संस्था के जो समदृष्टि क्षमता विकास और अनुसंधान मंडल जो काम करती है दिव्यांगजनों के सर्वांगीण विकास के लिए। इसके साथ आप पूर्व अध्यक्ष हैं इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर। डॉक्टर साहब, इतनी सारी जिम्मेदारियों के बीच डॉक्टर का फ़र्ज़ निभाने का समय मिल पाता है? अगर पत्नी साथ दे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। इसके लिए सारा श्रेय मैं अपनी धर्मपत्नी डॉक्टर सीमा शाही को देना चाहता हूँ कि अस्पताल बड़ा है, 100 बेड का हॉस्पिटल है, मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। मैं अपना काम करता हूँ सिर्फ एज सर्जन, बाकी सारा काम मैम संभाल लेती हैं। तो मैम अभी यहाँ तो इस समय मैम आई है। मैम मैं चाहूँगा एक बार प्लीज़ आप अपने सीट पर आप एक बार खड़े हो जाएं। एक बार ज़ोरदार तालियां, मैं भी खड़े होकर मैम के लिए बजाना चाहूँगा। वेल डन मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब, आप इतने सारे सामाजिक कामों से जुड़े हुए हैं, आपने वो सारा समय, ध्यान, अपना फोकस सामाजिक कामों पर लगाने के बारे में सोचा, ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली और कैसे कंटिन्यू कर पाते हैं, सस्टेन कैसे कर पाते हैं इस आइडिया को कि मुझे सोशल सर्विस करना है? देखिए, ये हमारे माता पिता से मिली है। वो हमेशा कहते थे कि डॉक्टर को लोग पृथ्वी का भगवान मानते हैं और भगवान हो तो तुमसे किसी का दर्द नहीं बढ़ाना चाहिए, दर्द दूर करना चाहिए। मैं सेवा कुछ अलग भाव में करता हूँ। मेरा मानना है कि हॉस्पिटल एक मंदिर है जिसमें मरीज एक भगवान है और मैं एक भक्त हूँ, पुजारी हूँ जो अपने मरीज की सेवा करता हूँ। एक भाव ये रहता है। दूसरा भाव हमारे गुरुजी ने सिखाया है कि कभी पैसे के पीछे मत भागो। उन्होंने बोलते थे कि मनी इज साइड इफेक्ट ऑफ प्रैक्टिस। तुम अच्छा काम करो, लोगों को खुशहाल रखो, दुख दर्द को, पीड़ा को दूर करो, तो पैसा अपने आप आता रहता है। तो सर, आपके जो सामाजिक काम है उनमें आपका बच्चों पर बहुत फोकस है। आप बच्चों को के दिल के जो छेद की बीमारी है उस पर आप काफ़ी काम करते हैं। आपने काफ़ी सैकड़ों बच्चों का आपने ट्रीटमेंट कराया है। जो बच्चे बधिर हैं, सुन नहीं पाते, उनका कॉकलियर इम्प्लांट का आपने काफ़ी एक बड़ा मुहिम छेड़ रखा है। तो उन सब के बारे में आप बताएं कि किस तरह से आप काम कर रहे हैं और कैसे इस काम को लगातार आप बढ़ा पा रहे हैं आगे। देखिए, मैं बता रहा हूँ 2014 की घटना हुई थी जिसमें एक औरत को उसके घर से बाहर निकाल दिया गया था। उसके बच्चे के दिल में सुराख था। वो कुशीनगर के डॉक्टर साहब के एरिया की औरत थी। तो मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कि आज के ज़माने में घर से बाहर निकाल देना। वो मैंने आने दिल्ली से आया था, शिफ्ट हुआ था गोरखपुर। ये देखा तो मैं उसको किसी तरह अप्रोच किया, कॉल किया तो बोली कि मेरा हस्बैंड बोला है एम्स में इसका एस्टिमेट है 2.5 लाख का, कि 2.5 रुपये की जहर दे तो मर जाएगा, मैं दूसरा बच्चा पैदा कर दूँगा। ये मुझे झकझोर कर रख दिया। तब मैंने प्रयास किया, मैंने कहा नहीं, इसका ऑपरेशन मैं कराऊंगा। और तब पता चला कि उस समय उत्तर प्रदेश में पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी का कोई विभाग ही नहीं था। वो संजय गांधी PGI लखनऊ और KGMC से धक्का खाकर दिल्ली एम्स में गए थे। 2.5 लाख एस्टिमेट था। मैं इस पर गहन कार्य किया। मैं दिल्ली गया, मेरे फ्रेंड थे नीरज अवस्थी पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजिस्ट, उन्होंने चर्चा हुई। उन्होंने कहा नहीं, इस पर मैं निःशुल्क काम करूँगा, आप इस पर आगे बढ़िए। तो मैं उस पर कैंप लगाया और उस समय मैं शपथ कहा कि उत्तर प्रदेश का कोई भी बच्चा जो मेरे नज़र में आए, दिल का दर्द बच्चों का नहीं बड़ों को होना चाहिए और कोई बच्चा दिल की बीमारी से पीड़ित न रहे। तब से आज तक नियमित फ्री कैंप लगते हैं, बच्चों का सिलेक्शन होता है। और हमारा भाग्य खुल गया कि हमारे पास यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी आ गए कि जो भी बच्चा पत्र लेकर जाता है तो मंदिर से उसको कुछ न कुछ धन मिल जाता है।
कुछ चैरिटेबल संस्थाएं आ गईं, कुछ हम लोग करते हैं। अब तक लेकर 395 बच्चों का निःशुल्क हार्ट सर्जरी हम करवा चुके हैं। और इस नेक काम में एक अजीबोगरीब घटना है कि एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई है। तो बस ये मेरा प्रयास था, मेरा भाव था, और इसको भगवान ने कही है या जो भी चारों तरफ में समर्थन मिला और आज भी सतत चल रहा। अब बच्चे काफ़ी कम हो गए हैं। अब उत्तर प्रदेश का स्वास्थ्य का घाटा काफ़ी बढ़ चुका है। अब ये ढेर सारी चीज़ें छोटे से इवन गोरखपुर में भी होने वाली हैं, चालू हो रही हैं। दूसरा जो है, जो सक्षम है समृद्ध क्षमता विकास एवं अनुसंधान मंडल एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो दिव्यांगजनों के, सेंट्रल गवर्नमेंट 21 तरह के दिव्यांगता की है, जिसमें एसिड अटैक से लेकर हीमोफीलिया से लेकर थैलेसीमिया से लेकर दिव्यांग, उसमें एक कॉकलियर इम्प्लांट का भी प्रोसेस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से 5 लाख का पैकेज आता है। और ये गोरखपुर में भी होता है, एक कॉकलियर इम्प्लांट फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि जो गरीब बच्चे हैं, कुछ ऐसे गरीब है रियली दिल को कष्ट होता है, उनका भाड़ा नहीं रहता कि किराया देकर अस्पताल तक आ जाएं। उनको भाड़ा पहुंचाना, घर पहुंचाना, इस चीज़ें करने में बहुत अच्छा लगता है सर। और लगता है कि मुझे गर्व है, उसे होना नहीं चाहिए कि डॉक्टर एक ऐसी पोस्ट है कि सबसे ज़्यादा चैरिटी कर सकता, हर क्षेत्र में कर सकता, जो मैं कर रहा हूँ और वो भी निभा रहा हूँ। धन्यवाद। मुझे लगता है कि इस ख्याल के लिए ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए। डॉक्टर साहब, मैं बच्चों की, चूँकि इलाज की बात हो रही है तो बच्चों के डॉक्टर हमारे बीच में हैं, डॉक्टर अश्विनी गुप्ता जी। सर, जो डॉक्टर साहब अभी कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में स्थितियां बेहतर हो रही हैं जो बच्चे हैं उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से, आप कितने सहमत हैं और क्या कुछ खास बात आप इसमें जोड़ना चाहेंगे? देखिए, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं सर का बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा, शाही सर का, कि इन्होंने ये इनिशिएटिव लिया गोरखपुर में। क्योंकि हमारे पास बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं जो कि गांव दराज से होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते हैं। लिटरली मैंने भी देखा है कि उनको ओपीडी की फ़ीस देने की पैसे नहीं होते। तो हम लोग उनका इको कराते हैं तो कभी दिल का छेद 4 mm, 5 mm, 6 mm, तो कई कॉम्प्लेक्स डिजीज़ भी होती हैं जो हम लोग देखते हैं, जिसके लिए सिर्फ़ और सिर्फ हम लोग उनको रेफ़र ही कर सकते थे। हमारे हाथ में भी कुछ नहीं था। जब से ये फैसिलिटी गोरखपुर में आई है, हमने ये देखा है कि काफ़ी चीज़ें जो हैं चेंज हुई हैं। मतलब पेशेंट का एक फ़ीडबैक भी मिलता है कि वो डॉक्टर्स पे अब बहुत ज़्यादा वो भरोसा करने लगा। तो हमने जो भी पेशेंट सर के पास भेजे, जो फॉलोअप में आए, उससे मुझे ये लगता है कि गोरखपुर में अगर इस तरीके की और भी चीज़ें होंगी तो शायद, या अपने पूर्वांचल में होंगी, तो इससे मतलब हम लोग को बहुत बेनिफिट होगा इन सब चीज़ों से। जी डॉक्टर साहब, गोरखपुर के ही आप हैं और गोरखपुर में कहर बरपा करता था बच्चों पर बुखार का, दिमागी बुखार का। उसकी अभी कैसी स्थिति है, उसके बारे में आप कुछ बताएं। बेसिकली जिस फील्ड से डॉक्टर साहब आते हैं, पेड्रोना से, दैट इज़ द मोस्ट ड्रेडेड, क्योंकि जितने भी पेशेंट्स हमारे पास आते थे इनकेफ्लाइटिस के, वो तराई बेल्ट के होते थे। और उसका जो मोस्ट कॉमन कॉज होता है वो होते थे वाटर रिजर्वॉयर्स, जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। लेकिन इस सरकार ने इस बीमारी को पूरी तरीके से जो है जड़ से ख़त्म कर दिया। हमारे अब जितनी भी ओपीडीज़ में पेशेंट्स आते थे बिटवीन अक्टूबर टू दिसंबर, या आप मान के चलिए कि जो ये फेज़ होता था बारिश के बाद का, उस टाइम पे हमने खुद मरीज़ों को, जो बच्चे, माएँ जो होती थी गोद में, मतलब मरे हुए बच्चों को लेकर आती थी, इनको ज़िंदा कर दीजिए, और दिन में एक नहीं 20-20 बच्चों को लेकर आती थी। तो वो चीज़ देख के बहुत हम लोग को बहुत डर लगता था, और बहुत हमें अंदर से एक पीड़ा होती थी कि हम लोग इन सब चीज़ों के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। बट ये जो गवर्नमेंट आई है, इस सरकार ने पूरी तरीके से, मुझे लगता है कि, और हैट्स ऑफ टू द मतलब बीजेपी गवर्नमेंट की, इन्होंने इसको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया। मुझे लगता है कि हम सरकार की आलोचना जब करते हैं तो तारीफ़ में भी हमें पूरी दिलदारी दिखानी चाहिए। अगर कोई अच्छा प्रयास है सरकार का, जिसको डॉक्टर भी जिससे सहमत हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, हमें भी करनी चाहिए। डॉक्टर जयदीप, मैं आपके पास आऊँगा मैम, और आपसे जानना चाहूँगा कि इतने साल से आप आईवीएफ के माध्यम से इतने सारे जो माताएं हैं, हज़ारों माँओं को आपने मौका दिया है कि वो मातृत्व का सुख ले सकें, तो इस उपलब्धि से कैसा महसूस करती हैं आप? मैं अपने फैमिली में पहली डॉक्टर हूँ। हमारा एक आर्मी बैकग्राउंड रहा है, और जब से डॉक्टर बनी, बहुत चैलेंजेस के बाद बनी, बहुत मुश्किल से सीखा, पढ़ाई करी, पर जब से बनी तब से सिर्फ एक ही कार्य करना चाहती थी, वो आईवीएफ था। लेकिन करने में मुझे बहुत समय लगा, बिकॉज़ पढ़ाई ख़त्म करने के बाद भी 10 साल लगे। लेकिन एक ही इच्छा होती थी हमेशा कि सिर्फ एक आईवीएफ बच्चा पैदा कर लूँ, फिर मरूंगी। तो वो हमेशा से उसके साथ, उसी के लिए जी, और आज संतुष्टि है कि मैं ये कह सकती हूँ कि हाँ, चाहे कितनी भी मुश्किल रही हो, और आज भी बहुत मुश्किलें हैं, लेकिन जहाँ से मैं शुरू हुई और जहाँ पे मैं पहुँची हूँ, मैंने
सपना कभी देखा नहीं था, क्योंकि आज मुझे गर्व होता है कहते हुए कि एक छोटे से शहर आगरा से पहुंचकर उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट आईवीएफ सेंटर, नेपाल का पहला आईवीएफ सेंटर, नेपाल के पहले 3000 आईवीएफ बच्चे, 4 ऑर्गेनाइजेशंस नेशनल की मैं प्रेसिडेंट रही हूँ और 2 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, और आज जो हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है फीगो, उसकी आईवीएफ की जो कमेटी है उसकी चेयर हूँ। और एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट एरिया जिसमें मैं काम कर रही हूँ, मदर एंड चाइल्ड। PMNCH आपने सुना होगा, WHO का एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पार्टनरशिप इन मदर चाइल्ड एंड न्यूबॉर्न हेल्थ। तो उसका जो अकाउंटेबिलिटी ग्रुप है, उस ग्रुप में मैं काम कर रही हूँ। तो ये एक बहुत ही संतुष्टि है, बट उससे ज़्यादा संतुष्टि मुझे आज ये बताते हुए आपको हो रही है कि खाली बच्चे आईवीएफ के पैदा करना बहुत लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने जब आईवीएफ सीखा, बहुत मुश्किल से सीखा, और जब फर्स्ट आईवीएफ लैब लगाया तो बहुत ही चैलेंजेस थे। लेकिन आज हम लोगों ने जो एक मुहिम शुरू करी थी राइट फ्रॉम डे 1, चाहे वो अल्ट्रासाउंड था, चाहे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी थी, और उसके बाद आईवीएफ आया, हमने दिल खोल कर लोगों को सिखाया। चाहे वो किसी भी मेडिकल कॉलेज में तब आईवीएफ नहीं हुआ करता था। जब हम लोगों ने शुरू किया तो हमने 3 मेडिकल कॉलेज के अंदर आईवीएफ एस्टैब्लिश किया, क्योंकि जब तक बच्चे सीखेंगे नहीं तो आगे कैसे, जो हमारा मोटो रहा है कि एवरी वुमन डिज़र्व्स द काइंड ऑफ केयर विच यू एंड आई डिज़र्व, तो वो केयर कैसे मिलेगी उनको। तो हमने दिल खोलकर सबको सिखाया और 15-20 सेंटर से ज़्यादा इस्टेब्लिश करे, जिनको हमने अपना नाम नहीं दिया, उनको सिर्फ टेक्नोलॉजी सिखाई और उनको खुद से काम करने, जब तक वो खुद काम करने लायक नहीं हुए तब तक सपोर्ट किया, फिर छोड़ दिया। तो वो जो संतुष्टि है, आज आप कहीं भी चले जाएंगे तो आपको रेनबो आईवीएफ और मल्होत्रा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से ट्रेंड कोई ना कोई मिलेगा, और वो बहुत ही सुखदायी है। आपके जो सफलता है वो इस बात की बानगी है कि आईवीएफ तकनीक काफ़ी कारगर है, लेकिन इसको लेकर काफ़ी भ्रम भी हैं अभी तक कि लोगों को लगता है कि बहुत महंगा है, सब अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर जो महिलाएं इसे अपनाती हैं उनको बहुत फिजिकली बहुत कष्ट होता है, शारीरिक कष्ट बहुत ज़्यादा है। तो आप ऐसी कौन सी बातें हैं जो हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगी जो इसके भ्रम को भी तोड़े, और वो जानकारी जो सबके पास होनी चाहिए इसको लेकर? एक्चुअली ये भ्रम ही है। सबसे पहली बात तो यही बोलूँगी, कष्टदायी बिल्कुल भी नहीं है, बिकॉज एक निसंतानता का जो कष्ट है उससे बड़ा तो कोई कष्ट ही नहीं है। छोटी उम्र से शुरू हो जाता है और उम्र भर तक चलता है, और आप कहीं भी अच्छे से जी नहीं पाते हैं, ना जा पाते हैं, ना घर में रह पाते हैं, और वो बहुत एक बड़ा कष्ट है। और ये इतना सिंपल प्रोसीजर है कि ये ओपीडी में होता है, इसमें कहीं अस्पताल में भर्ती होने की भी ज़रूरत नहीं है। 10-12 दिन का एक प्रोसीजर है, थोड़े से इंजेक्शंस लगते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, हल्का सा एक बेहोश करके अंडा निकाला जाता है, और एम्ब्रियोज जो भ्रूण बनाते हैं और उसको नीचे से ही यूट्रस के अंदर डाल देते हैं। तो इससे सिंपल कोई प्रोसीजर नहीं हो सकता। उससे कहीं ज़्यादा कष्ट महिलाएं बाकी सब चीज़ों में उनको मिलता है। अब आते हैं महंगे की बात पे। हम लोग का एक हमेशा से एक नज़रिया रहा है, चाहे वो आईवीएफ है या चाहे कोई भी पद्धति है मेडिसिन की, हर पेशेंट को वो महंगी लगती है, क्योंकि हमारे पास हेल्थ बजट्स नहीं होते नॉर्मली। हम जब अपनी तनख्वाह या अपना जो कमाते हैं उसको जब हम देखते हैं, उसमें हम हर चीज़ के लिए पैसे रखते हैं, घर के लिए, शादी के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, लेकिन अपनी हेल्थ के लिए कोई नहीं रखते। और अगर आप इंश्योरेंस देखेंगे तो इंश्योरेंस भी नहीं होती है, और महिलाओं की तो ज़्यादातर ही नहीं होती। और मैं कहती हूँ कि आप एक जाके अपने बाल कलर कराते हैं, आप एक जाके पैसे दे आते हैं, आप और वो हर 15 दिन पे कराते हैं, अगर वो साल भर के ही जोड़ लेंगे उसमें आईवीएफ हो जाएगा, इतना हुआ। और उसके साथ कितना सुख मिलने वाला है और संतुष्टि मिलने वाली है। बट जहाँ तक मुझे लगता है जो एक मेजर हर्डल है इस इलाज के अंदर, कि आप पैसे तो खर्च कर लेंगे लेकिन सक्सेस 100% नहीं है जी। क्योंकि वो सक्सेस खाली डॉक्टर पे निर्भर नहीं करता है, वो सक्सेस मरीज़ का क्या लाइफस्टाइल है, उसका क्या उम्र है, उसमें और कितनी सारी वाइसेस हैं, बहुत सारी चीज़ों पे निर्भर करता है। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो एनवायरनमेंट है, हम उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं। हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स इतने सारे हैं जो हमारी बहुत सारी बीमारियों के कारण हैं, और उन सब के ऊपर इस पद्धति का सक्सेस निर्भर करता है।
जी मैम, मेरे पास काफ़ी जिज्ञासाएं इससे जुड़ी, लेकिन मैं डॉक्टर दुर्गेश श्रीवास्तव जी के पास जाना चाहूँगा। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं श्री राम जानकी नेत्रालय से। सर, ये जो आपसे जब सवाल करेंगे तो वैसे बहुत स्पेसिफिक सवाल होने चाहिए आपसे, लेकिन मैं चूँकि टीवी पर जो हमारा व्यूअर आपको देख रहा है एबीपी गंगा पर, उसके कॉमन सवाल हैं कि आंखों की जो क्या कॉमन बीमारियां हैं जिसके बारे में आम लोगों को पता होना चाहिए ताकि वो सही समय पर सचेत हों और अपनी आंखों की रक्षा कर पाएँ। खासकर अगर मैं ग्लूकोमा नाम की जो बीमारी है उसका जिक्र करूँ तो। मैं आई सर्जन हूँ और साथ में मैं उसमें एक सब स्पेशलिटी रेटिना की है जी। तो मैं बेसिकली विट्रोरेटिनल सर्जन हूँ और जो रेटिना का ही एक पार्ट जो है ऑप्टिक नर्व होता है। रेटिना एक्चुअली क्या है कि सारे नर्व फाइबर्स कलेक्ट होकर, जैसे सर के सारे बाल एक साथ होकर चोटी बन के पीछे लटकती हुई दिखती है, तो वो चोटी जो है समझिए कि ब्रेन को वो तार जा रहे हैं सारे, वो सारे जा कर के ब्रेन को सिग्नल्स देते हैं अलग अलग, और हर तार जो है अलग अलग एरिया पे फोकस्ड होता है, अलग अलग एरिया का सिग्नल वो कैच करता है। तो जो केबल जा रहा है, जो वो चोटी जा रही है, ऐसे समझिए, हम लोग ऐसे समझें कि अगर आँख जो है एक कैमरा है, वो एक केबल से जुड़ा हुआ है और पीछे एक आपका कंप्यूटर रखा है, तो कैमरा तो फ़ोटो खींच रहा है, वो केबल के थ्रू ट्रांसमिट हो रहा है और कंप्यूटर पे डिस्प्ले हो रहा है। तो केबल अगर ख़राब हो गई तो फ़ोटो जो है, कैमरा तो फ़ोटो खींच रहा है लेकिन कंप्यूटर पे डिस्प्ले नहीं आएगा, यानी आँख जो है देख रही है बट दिमाग उसको इंटरप्रेट नहीं कर पाएगा, देख नहीं पाएगा। तो जो केबल है उसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं और उसी का एक जो बहुत आम बीमारी है, काफ़ी लोगों में होता है और बहुत साइलेंट बीमारी है, ग्लोकोमा। तो ग्लोकोमा को ऐसे बोलते हैं हमारे ऑफ्थेल्मोलॉजी में कि ये चोर की तरह आता है और डाकू की तरह जाता है। जैसे चोर आता है तो पता नहीं चलता और डाकू जाता है तो सारा कुछ समेट के चला जाता है। ग्लोकोमा इतना खतरनाक है। तो ये तो हुआ आपका जो एक वैसा ग्लोकोमा है जो काफ़ी लोगों को होता है। कुछ और भी ये होता है, इसको हम लोग आम भाषा में जो काफ़ी कॉमन है दैट इज़ ओपन एंगल ग्लोकोमा बोलते हैं उसको। जो दूसरी बीमारी है वो ग्लोकोमा की, वो है क्लोज्ड एंगल। उसमें अटैक्स पड़ते हैं, आंखों में लाली आएगी, पेन होगा, ये सब होगा। अंधेरे कमरे में आप बैठे हैं तो आपको सर आंखों में दर्द शुरू हो जाए। लेडीज़ में काफ़ी ज़्यादा कॉमन है वो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा। तो वो तो जल्दी पता चल जाता है, उसका फिर दूसरे तरह से इलाज करते हैं। जो पहला वाला जो है, जो काफ़ी कॉमन है, उसका इलाज अधिकतर मेडिकल होता है। बहुत लेट स्टेज में जाके उस पर हम लोग सर्जरी करते हैं, वेल्व लगाते हैं, ये सब करते हैं। और उस जो ये क्लोज्ड एंगल है उसमें पहले शुरू में लेज़र से एक छेद बना देते हैं ताकि सर्कुलेशन, जो आँख के अंदर पानी होता है उसका सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाए। फिर दवाइयाँ चलती हैं, लेटर स्टेजेस में हम लोग उसका सर्जरी भी करते हैं। फिर कुछ और भी ग्लोकोमा है जो कॉम्प्लिकेशन के तहत पैदा होते हैं। तो काफी इस तरह से बाकी है एक बड़ा सब्जेक्ट है एक्चुअली समलबाई। तो लेकिन लोगों को इस बीमारी से डरना चाहिए जी। समय पर नियमित और अंतराल समय पर जांच पे, कराएं। हाँ, समय पे कुछ भी आपको लगे। कई बार लोग प्रेजेंट करते हैं कि आँख में पानी आ रहा है, इरिटेशन हो रहा है, कभी कभार लाली आ गई, सर में दर्द हो रहा है, ऐसे करके मतलब अरे वो जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे इसलिए हो रहा होगा, ये हो रहा होगा। लेकिन वो मेन चीज़ मिस हो जाती है, उसमें लोग पेन किलर खा के और बैठे रहते हैं। डॉक्टर अश्विनी, मैं आपके पास आऊँगा क्योंकि ये बहुत ही बृहद और विस्तृत सब विषय है, लेकिन आपसे एक हर डॉक्टर से आजकल पेरेंट्स की अपेक्षा रहती है कि हमारे बच्चे की मोबाइल की लत छुड़वा दें आप। तो सर, आप कुछ बताना चाहेंगे कि ये किस तरह से बच्चों को आजकल शारीरिक और मानसिक तौर पर डिस्टर्ब कर रही है ये परेशानी, और क्या वाकई हम पेरेंट्स से कुछ गलती होती है शुरू में जिसको हम सुधार सकते हैं? बहुत कम शब्दों में प्लीज़। मतलब ऐसे गेम्स भी आ रहे हैं जैसे पबजी टाइप्स, जिसको देख के लोग मतलब पूरी तरीके से सुसाइड कर ले रहे हैं बच्चे। तो ये बहुत ही ज़्यादा मुझे लगता है कि इस पर बहुत ध्यान देने वाली बात है। और वैसे देखा जाए तो बहुत इस चीज़ को हमें हमेशा डीमोटिवेट करना चाहिए कि बच्चों को कभी भी मोबाइल गेम से
मोबाइल से हमेशा हमें दूर रखना चाहिए, क्योंकि स्क्रीन टाइम हमें फिक्स करना चाहिए बच्चों का कि देखो तुम्हें 10 से 15 मिनट के अलावा और हमें तुमको टाइम बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब मोबाइल गेम्स और मोबाइल्स भी इतने कॉमन हो गए हैं सबके हाथ में, हम लोग हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भी मोबाइल फ़ोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बच्चों पर इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। डॉक्टर साहब, आपसे कुछ इस विषय में कि हम बच्चों को और कैसे बेहतर उनकी स्वास्थ्य रक्षा कर सकते हैं, कुछ टिप्पणी आपसे चाहूँ तो? देखिए, मोबाइल जितना फ़ायदेमंद है उतना नुकसानदायक भी है, और इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान पेरेंट्स को लेना चाहिए। मोबाइल खेलते खेलते डॉक्टर साहब पता है बच्चों की रोशनी ख़राब के साथ साथ उनका पूरी लाइफ स्टाइल बदल देती हैं। इवन बच्चे सुसाइड तक कर लेते हैं, उनके रास्ते बदल जाते हैं, बहक जाते हैं, ढेर सारे घाटे हैं। तो बच्चों को मोबाइल बहुत ज़्यादा न देना ही ठीक रहेगा। केवल एजुकेशन के लिए, क्लास के लिए थोड़ा लिमिट किया जाए, और इसको सिर्फ पेरेंट्स ही दूर कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो पेरेंट्स हमेशा साथ रहते बच्चों को, वही टीच कर सकते हैं। एडल्ट और बड़े लोगों को तो खुद समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, लेकिन इसमें पेरेंट को अहम रोल निभाना चाहिए, मेरा मानना है। बिल्कुल। तो विषय बहुत सारे हैं और अलग अलग विषयों के विद्वान डॉक्टर्स हमारे साथ हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो है समय। इसलिए समय की मर्यादा का ख्याल रखते हुए मैं इस संवाद को यहीं विराम देना चाहूँगा, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला हमारे इस हेल्थ कॉन्क्लेव में आकर हमसे आपने बातचीत की। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, थैंक यू। आइए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।